हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और ये हम अपनी कॉर्पोरेट टैक्स लेक्चर की एक सीरीज बना रहे हैं जिसका आज पांचवा लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट योर कॉर्पोरेट टैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में अब ये बहुत क्रूशियल होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना है कि हम ये कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारे अकाउंटिंग नेट प्रॉफिट से, यानी जो नेट प्रॉफिट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आएगा वो हमारा जो है वो कह लें कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। और ये यूजुअली उठाया जाता है हमारी इनकम स्टेटमेंट के अंदर से, जो कि प्रिपेयर की जाती हैं आईएफआरएस के मुताबिक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक प्रिपेयर की जाती हैं और ऑडिटेड होती हैं, किसी भी एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिटेड हुई होती हैं। ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही होती हैं, ठीक है। तो जब वो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट दे देता है तो वो प्रॉफिट, वो जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आता है वो हम उठाते हैं और उससे हम अपनी बेस वर्किंग शुरू करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर लेट्स सपोज टोटल रेवेन्यू है 1.2 मिलियन और कॉस्ट ऑफ सेल है 400,000, एडमिन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 300,000। तो जब आप 1.2 मिलियन में से माइनस करेंगे 400,000 तो बच जाएगा 800,000। अब 800,000 में से माइनस करेंगे जब एडमिन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 300,000 के, तो हमारे पास नेट अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, वो होगा 500,000। अब ये जो 500,000 होगा ये बेसलाइन होगी हमारी कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये इस तरह सिंपल नहीं है, मैं क्लियरली बता देता हूँ कि ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं। एडजस्टमेंट्स होने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है वो होगा आपका कैलकुलेट करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 2, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, हम एडजस्टमेंट देखते हैं डिसअलाउड और नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की। अच्छा, यूएई का जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना एक्सपेंसेस को जो है ना वो अलाउ नहीं करता कि आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट के अंदर से, या उसको कह लें कि कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इवन आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपने इवन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने रिकॉर्ड किया हुआ, तब भी आपको वो जो है वो आप कम नहीं कर सकते, ठीक है। आप उन्हें वापस, आपको वापस ऐड बैक करना होता है, कहाँ, वो जो आपने बेस उठाई अपना प्रॉफिट, वो प्रॉफिट के अंदर आपको ये चीजें वापस ऐड करनी पड़ती हैं और अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अब फाइन्स एंड पेनल्टीज, अब फाइन्स एंड पेनल्टीज जो होती हैं वो हम नॉर्मली अपने एक्सपेंसेस में डाल के लेस कर देते हैं, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट से जब वो कम होता है तो आपका नेट प्रॉफिट जो आता है वो उसमें से माइनस ऑलरेडी हो चुकी होती हैं फाइन्स और पेनल्टीज। तो हम ये फाइन्स एंड पेनल्टीज जो हैं वो वापस उसमें ऐड बैक कर देंगे। सिर्फ वो फाइन्स एंड पेनल्टीज वहां से ऐड बैक नहीं होंगी जो कॉन्ट्रेक्चुअल पेनल्टीज, जैसे आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी लेट डिलीवरी की वजह से उन्होंने, या किसी ऐसी शर्त की वजह से जो आप पूरा नहीं कर सके तो आपको पेनल्टी डाल दिया, वो पेनल्टीज अलाउड है। लेकिन अदर फाइन्स, ट्रैफिक फाइन्स टाइप इस तरह की चीजें जो है पेनल्टीज हैं वो अलाउड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो वो देखते हैं वो है डोनेशंस और नॉन अप्रूव्ड चैरिटीज को जो हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम डोनेशंस जो है ना, हमें अगर तो हमने अप्रूव्ड चैरिटीज को दिए हुए हैं जो यूएई के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो डोनेशंस हमने अपने किसी दोस्त, किसी अजीज, किसी रिश्तेदार को, किसी भाई बहन को, या किसी जानने वाले को, या किसी किसी के बताने पे किसी को दे दिया, तो वो भी जो है आपको अलाउ नहीं है, वो भी आपको एड बैक करने पड़ेंगे। उसके बाद आते हैं ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते, ऐसे तमाम एक्सपेंसेस जिनका डायरेक्टली लिंक बिजनेस, आपके बिजनेस से नहीं है, वो भी आपको वापस उस प्रॉफिट में ऐड करने और अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। इसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं। एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस आपको सिर्फ 50% अलाउड हैं, ठीक है। जितने भी आप एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस उसमें डालेंगे वो आपको सिर्फ 50% तक आप जो है ना वो उन्हें माइनस कर सकते हैं। उसका जो 50% है वो आपको अपने प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है और वो प्रॉफिट में बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद ब्राइब्स और इलीगल पेमेंट, जितनी भी ब्राइब्स जिन्हें हम अंडर द टेबल पेमेंट कहते हैं, जितनी भी, आल्दो यूएई के अंदर इट्स नॉट अलाउड, ब्राइब्स और इलीगल पेमेंट्स जो हैं वो अलाउ नहीं है। यूएई का एक प्यारा सा बहुत अच्छा सा सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर ये चीजें ये एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर कोई ब्राइब या किसी किस्म की कोई इलीगल पेमेंट आपने की हुई है और वो आपने उसमें से माइनस की हुई है, तो वो वापस ऐड करके आपको अपना प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स सपोज करें कि आपका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है, जो रिकॉर्ड शो कर रहा है, वो 500,000 का आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट है, जिसमें 20,000 के ट्रैफिक फाइन्स हैं और
10,000 के नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, अगर ये दो चीजें उसके अंदर हैं तो वो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। अब ऐड बैक कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो बराबर होगा नेट प्रॉफिट प्लस नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। अब इस सूरत में हमने जो पीछे देखा उसमें क्या था कि आपका जो प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, वो है 500,000, उसमें से 20,000 जो कि आपके ट्रैफिक फाइन थे वो आपने ऑलरेडी माइनस एक्सपेंस आउट किए हुए थे, और 10,000 के आपने नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंस आउट किए हुए थे। तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे टोटल 30,000। ये 30,000 आपको उस 500,000 जो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आया उसमें ऐड बैक यानी वापस करने हैं, ठीक है। तो आप उसमें 30,000 ऐड बैक करेंगे तो आपका जो नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, उनके साथ आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ के हो जाएगा 530,000, ठीक है। तो ये तो होंगे वो जो डिडक्टेबल नहीं है, जिनको नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट एनी एक्सपेंसेस इनकम अलाउएबल डिडक्शंस। अब अलाउएबल डिडक्शंस है इनकम, हमको वो देखनी है। अच्छा, इसमें सर्टेन टाइप ऑफ इनकम्स हैं जो कि एग्जम्प्ट हैं, ठीक है, और उनकी यहाँ उनकी डिडक्शन जो है वो अलाउड है उसके अंदर से, यानी आप अपना प्रॉफिट कम कर सकते हैं, आप इनकम के अंदर से वो चीजें खत्म कर सकते हैं और उनको उसमें से माइनस कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो हमें देखनी है। वो चीजें हैं डिविडेंड डिविडेंड इनकम, जो कि डोमेस्टिक या क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आती है, ठीक है। वो डिविडेंड की जो इनकम है वो आप उसमें से लेस कर सकते हैं। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, यानी अगर आप शेयर्स जो हैं उनको सेल करते हैं, उनके ऊपर आप कोई प्रॉफिट कमाते हैं, आप उनके ऊपर कोई इनकम कमाते हैं, तो वो इनकम भी आपकी जो है वो उसमें से माइनस हो सकती है, उस पर भी कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इनकम, अब कोई फॉरेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उससे कोई इनकम होती है और उसमें उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, आप इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शन आप मेड करते हैं तो वो भी जो है उस पे भी आपको कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो भी आप माइनस कर सकते हैं। और अगर कोई लॉसेस हैं प्रीवियस ईयर्स के और वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है, अगले साल में, तो जो आप उसका जो आपकी करंट टैक्सेबल इनकम है उसकी 75% तक आप उनको जो है उन लॉसेस को वो भी आप कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, आपके पास 50,000 की एग्जाम डिविडेंड आपने रिसीव किए हुए हैं, ठीक है, और आपने वो अपनी इनकम के अंदर कंसिडर किए हुए हैं कि हम 50,000 की इनकम हमें वो उधर से भी हुई, जिनको मिलाने के बाद आपका जो पीछे हमने पढ़ा था वो 500,000 का प्रॉफिट था, और उसमें से हमने 30,000 जब ऐड बैक किया था वापस, वो जो अलाउड नहीं थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्ट करेंगे इस, ये जो आपको डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है ये आप इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको कॉर्पोरेट टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको लॉ अलाउ करता है कि आप इसको माइनस कर दें। तो आप 530,000 में से ये 50,000 माइनस कर देंगे, जो कि 500,000 जो कि पीछे हमने एडजस्टमेंट के बाद निकाला था, अब ये मजीद एडजस्टमेंट हुई, न्यू एडजस्टमेंट हुई, 50,000 इसमें से भी माइनस हो गया, तो आपका टोटल जो एडजस्टेड प्रॉफिट रह गया वो 480,000 बचा। यानी अब आप देखिए आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट 500,000 था, ठीक है, आपने एडजस्टमेंट करने के बाद अब जो फाइनल आपका वो जो प्रॉफिट निकला है, जो टैक्सेबल प्रॉफिट निकला है, वो 480,000 रह गया है। अब इस पे लगाएंगे हम टैक्सेबल रेट, अब देखेंगे कि टैक्सेबल रेट लगते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो आपका ये 480,000 है, इसमें जो अमाउंट टिल 375,000 है, ठीक है, वो जो 375,000 का थ्रेश होल्ड है उसके ऊपर लगेगा 0%। 0% क्योंकि अलाउ करता है और ये बेनिफिट दिया जाता है। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि किन किन एंटिटीज, कौन सी ऐसी चीजें हैं, मैंने एक्सप्लेन किया था क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन जो हैं उनके लिए ये थ्रेशोल्ड नहीं होता, आइदर वो इलेक्टिव वे से, आइदर वो गवर्नमेंट की तरफ से किसी पेनल्टी की वजह से उनका वो क्वालिफाइड सिस्टम खत्म हो जाए, तो भी उनको जो है उन पे ये थ्रेशोल्ड नहीं लगेगा। ये थ्रेशोल्ड अदर देन दैट, जो भी कंपनी क्वालिफाइड फ्री जोन पर्सन के अंदर फॉल करती है उसके ऊपर ये थ्रेशोल्ड नहीं लगता, अगर उनको टैक्स देना पड़े, अगर, लेकिन उनमें काफी सारी शर्तें भी हैं। तो अब 375,000 तक 0% टैक्स लगेगा। अब बाकी जो उसका रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो जब हम 480 में से 375,000 माइनस करेंगे तो बाकी 105,000 बाकी रहेगा। अब जो 105,000 है उस पे हमने 9% कॉर्पोरेट टैक्स
पे करना है वो हमारी कॉर्पोरेट टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी, जो कि निकलेगी 9450। 105,000 मल्टीप्लाइड बाय 9% इज इक्वल टू 9450। आप लोग ये कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे करके चेक करके मुझे बताइएगा क्या फिगर सेम ही निकलती है, क्या मैंने जो एडजस्टमेंट बताई हैं क्या आपकी एडजस्टमेंट और मेरी एडजस्टमेंट बराबर हैं। दोबारा बता रहा हूँ, 105,000 इंटू 9% इज इक्वल टू 9450। 9450 हमारी जो है वो ड्यू पेमेंट लाइबिलिटी निकलती है। अच्छा, अब हम एग्जांपल देते हैं कैरी फॉरवर्ड लॉसेस की एग्जांपल। लेट सपोज करें कि एक बिजनेस है जिसके टैक्स लॉसेस 2023 के अंदर 100,000 के थे, ठीक है। उसने अब 500,000 इस साल प्रॉफिट अर्न किया, तो आप जो ऑफसेट कर सकते हैं वो 75% ऑफ दिस ईयर टैक्सेबल इनकम है। अब 500 इंटू 75%, अब जो इस साल का प्रॉफिट, इस साल का जो इनकम उसको हुई है वो 500,000 है। और टैक्स रूल, कॉर्पोरेट टैक्स लॉ कहता है कि पिछले साल के जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आप प्रॉफिट्स, वो 75%, ठीक, उस लिमिट तक आप जो अपने पिछले लॉसेस हैं उनको कर सकते हैं। तो हमने जब 500 को मल्टीप्लाई किया 75% से, तो हमारा टोटल निकला 375,000। ये वो लिमिट है जहां तक हम अपने प्रीवियस लॉसेस को खत्म कर सकते हैं। अब देखें, ये 100,000 जो है ये तो उससे कम है, ये तो बिलो थ्रेशोल्ड है, ठीक है। और यानी 375 से अगर हमारा प्रॉफिट, लेट्स सपोज हमने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया होता और उस पे हम 75% लगाते और वो 375 होता, ठीक है, और हमारा जो पिछला लॉस है वो 400,000 होता, तो हम जो इसमें से लेस कर सकते थे, जिस हद तक हम क्लेम कर सकते थे, वो हमेशा 375 करंट ईयर का 75%, ठीक है, उस हद तक हम उसमें से कम कर सकते थे। अब जब हम प्रीवियस ईयर का लॉस 500,000 में से 100,000 जो प्रीवियस लॉस था वो माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो बैलेंस फिगर बचेगी वो 400,000 थी। हमें गवर्नमेंट ने, एफटीए ने ये बेनिफिट दिया कि पिछले साल के लॉसेस को हम आगे लाके उस साल के प्रॉफिट में 75% तक हम वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वो 75 की जितनी अमाउंट बनेगी आप उस हद तक कर सकते हो। वो आपका 100 है, वो आपका 20 है, वो आपका 50 है, इट डजेंट मैटर। आपको जो थ्रेशोल्ड दिया जाएगा वो इस साल की इनकम का 75% है। तो अब 500 में से प्रीवियस ईयर का लॉस था हमारा 100,000, तो बाकी हमारा बचा 400,000। अब 400,000 पे जो पहला 375,000 जो कि थ्रेशोल्ड के अंदर आएगा उस पे लगेगा 0%, तो वो हो जाएगा 0। उसके बाद जो बाकी इनकम बचेगी, जो 25,000 बाकी प्रॉफिट बचा, उसके ऊपर जब हम 9%, 25,000 पे 9% का रेट लगेगा, तो हमारा जो लाइबिलिटी निकलेगी वो 2250, 2250 निकलेगी। तो की टिप्स क्या हैं कि हमेशा एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन रखें। रिकॉर्ड जो है वो क्लियरली कैलकुलेट करें कि आपकी टैक्सेबल इनकम क्या है, ठीक है। हर रिकॉर्ड को क्लियर रखें और एक्सपेंसेस जो हैं इनको आइटमाइज्ड रखें और इंश्योर करें कि जितना भी रेवेन्यू है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। रेगुलरली अपने अकाउंट्स को रिकंसाइल करें और सेपरेट करें बिजनेस और अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं इनको हमेशा सेपरेट रखें, और जो भी रिकॉर्ड इनमें से रिक्वायर्ड हो वो ड्यूरिंग ऑडिट आपको ये प्रोवाइड करना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड रिक्वायर्ड कौन से होते हैं। सबसे पहले जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको रखना होता है और जो रिक्वायर्ड होता है वो है जर्नल लेजर होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट होंगे, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स, उसके बाद पेमेंट्स एंड रसीद, उसके बाद पे रोल एंड रेंट एग्रीमेंट। अच्छा, ये सारा रिकॉर्ड, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक रसीद, पेरोल एंड रेंट एग्रीमेंट, ये सारा कुछ आपने 7 साल 7 इयर्स तक आपने ये रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। और अगर ऑडिट आता है और एफटीए चाहता है तो आपकी इस टाइम को वो एक्सटेंड भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड पीरियड 7 ईयर होगा। और एडिशनल नोट्स में मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न एनुअली फाइल करनी है ईयर एंड होने के 9 मंथ के अंदर अंदर। यानी आपका ईयर अगर 31 दिसंबर पे एंड हो रहा है तो उसके सितंबर 30 तक आपके पास टाइम होगा अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए। अपनी टैक्स रिटर्न टाइमली सबमिट करें, ठीक है, और डेडलाइन खत्म होने से पहले उसकी पेमेंट करें, और ये सब कुछ आप हमारा टैक्स पोर्टल के ऊपर कर सकते हैं। तो आज की हम जो समरी है उसका एक रिकैप लेते हैं कि हमारा जो स्टार्ट ऑफ
कॉर्पोरेट टैक्स की कैलकुलेशन होगी वो हमारे नेट अकाउंटिंग प्रॉफिट से होगी। उसमें एड बैक होंगी नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, उसमें से सब्ट्रैक्ट होंगी जो कि एग्जम्प्ट इनकम होगा या अलाउएबल डिडक्शंस होंगी। ठीक है, तो करेक्ट टैक्स रेट अप्लाई करें, प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। ठीक है, और टाइमली जो है इसको फाइल करें और इसको समझें। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिडक्टेबल नॉन डिडक्टेबल पे डिटेल में जाएंगे। आपको मेरा प्रीवियस लेक्चर यहाँ राइट साइड पे शो हो रहा होगा, उसको देखें, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, समझें और कॉर्पोरेट टैक्स को बेहतर तरीके से फाइल करें। मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी हैं ड्यूरिंग दिस लेक्चर भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। अपनी इंक्वायरीज हमें बताइए और हमसे मशवरा लीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।